वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का उसको देखेंगे। अब जो ये कंपाइलेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भर भी कर लिया, ये सारे वीडियोस आपने कंप्लीट देखे मेरे, तो उसके बाद आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको जब पीसीएस का एग्ज़ाम होगा आपका, या फिर आरओ का होगा, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था तो सोर्सेज हम देख चुके थे। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, इसको हम पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा पार्ट है ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और हर एक वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनको देखिएगा। अब आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे आपका मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज को। तो जैसे ही आपके दिमाग में अगर पाषाण काल की बात करें तो एक चीज़ एकदम क्लियर रहती है कि भैया पाषाण काल की बात हो रही है, दैट मीन्स ये उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जिस टाइम पर जो मेन यूज़ होता था वो पत्थर का होता था। चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो जानवरों को मारने के लिए हो, यानी कि अगर भोजन करना है तो जानवर को मारना है, उसका यूज़ भी, उसके लिए भी जो यूज़ होता था पत्थर का होता था। या फिर जानवरों की खाल उतारनी है तो उसके लिए भी पत्थर का यूज़ होता था। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ेगा, पत्थर से इंसान थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, चीज़ों को सीखेगा, खेती करना सीखेगा, ठीक है, तो और पशु पालना सीखेगा। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जब पाषाण काल चल रहा था, पूरा पाषाण काल, उस समय इंसान जो था जानवरों के पीछे भागता था, उन पर वार करता था, उन्हें मारता था, उनको खाता था। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे आया तो उसको थोड़ा सा अकल आई, उसने कहा कि ठीक है यार, इतना भागने की क्या ज़रूरत है, जानवर को अपने घर में पाल लेते हैं, जिनसे हम दूध दूह सकते हैं या फिर जिनका और किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उनको अपने घर पे पाल लेते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी भोजन की आवश्यकताओं को धीरे धीरे अपने लिए और सुगम बनाया। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग मीजोलिथिक एज की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो ये नाम है मीजोलिथिक, इसका मतलब क्या है। सो इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक हो जाएगा आपका क्या, माद यानी कि मीजोज, और दूसरा हो जाएगा पाषाण यानी कि लिथोज। तो मध्य पाषाण का मतलब क्या हो गया, मीसोस और लिथोस का कॉम्बिनेशन। अब इसके और कई सारे नाम हैं। इसको हो सकता है एग्जाम में आपसे ये बोल दे कि एपी पैलियोलिथिक एज या फिर अनुपुरा पाषाण काल, तब भी आपको यही समझना है कि हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर आपको एग्जाम में दे सकता है कि अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक एज, उसका मतलब भी क्या है, मीजोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण काल। या फिर आपको एग्जाम में दे सकता है ट्रांजिशन फेज, संक्रमण काल, उसको भी आप यही समझिएगा कि मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही मध्य पाषाण काल के ही अलग अलग नाम हैं। सो आगे हम देखें भाई, चलिए ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, क्या क्या बात हो सकती है। अब ये जो मध्य पाषाण काल हिंदुस्तान के अगर सेंस में कहें, इंडिया के सेंस में कहें, तो इस विषय में जानकारी जो है वो सबसे पहले किसने दी और कब दी, या फिर कब इसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर हम बात करें साल 1867 की यानी कि 1867 की, तो इस टाइम पर इस काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी मिली वो C.L. कार्लाइल, इन्होंने जब विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज करी, उसके बाद हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलना स्टार्ट हुई। तो इसका श्रेय किसे जाएगा, C.L. कार्लाइल को। 1867, ठीक है, विंध्य क्षेत्र का इन्होंने उत्खनन करा और वहाँ से इन्हें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, जिससे इस काल के बारे में जानकारी मिली। अब आगे अगर हम बात करें कि भारत में मानव अस्थिपंजर ये सर्वप्रथम कौन से काल के हमें प्राप्त हुए, तो वो भी क्या है आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि सूक्ष्मतम जो जीवाश्म हैं ये भी कब के प्राप्त हुए, तो ये भी आपका मध्य पाषाण काल के ही हैं। और मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल कहते हैं, ये तो अभी आप समझ ही गए। अब यहाँ पर बात होती है कि चलिए ठीक है, ये सारी बात हो गई, बट कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि मध्य पाषाण काल से एसोसिएटेड हैं या जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली साइट है आपकी लंगनाज। अगर हम बात करें लंगनाज की, तो इसकी स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि स्टेट कौन सा है, तो गुजरात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग वाला जो आपका क्वेश्चन आता है जिसमें दो लिस्ट दे रखी होती है, वहाँ पर आपको साइट और उसकी पर्टिकुलर जो स्टेट है उससे अटैच कराने को आ सकता है। तो लंगनाज आपको याद रखना है गुजरात का है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिले आपको 14 मानव कंकाल।
इसके बाद अगला जो लोकेशन है वो क्या है आपका मैदाहा, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मैदाहा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। दमदमा की बात करें वो भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और ऐसे ही अगर हम सराय नाहर राय की बात करें, ये एक और लोकेशन है जो कि आपकी साइट है, जो कि मध्य पाषाण काल की ही है। तो ये भी आपकी कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो ये तो लोकेशन की बात हो गई। सो अगर हम बात करें मैदाहा की, तो यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए। अब एक राइटर थे जिन्होंने एक बुक लिखी, पुरातत्व विमर्श। इस बुक के राइटर का नाम क्या है, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जो ये बुक लिखी, इन्होंने अपनी बुक में 3 जगह के बारे में वर्णन दिया, सराय नाहर राय, मैदाहा और दमदमा। और इन्होंने बोला कि इन तीनों साइट से ही हड्डी के जो उपकरण हैं और जो आभूषण हैं ये प्राप्त हुए। इस बात का जो प्रमाण मिलता है वो किसकी बुक में मिलता है, जयप्रकाश नारायण की। अब अगर हम बात करें मध्य पाषाण कालीन जो पुरा स्थल है मैदाहा, तो यहाँ से एक और चीज़ मिली, वो क्या है आपका मृग श्रृंग, यानी कि जो हिरन के सींग होते हैं उसके छल्ले की माला जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुई। और जो एक भूषण खाना एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पशुओं को मारा जाता है, स्लॉटर हाउस, तो स्लॉटर हाउस के भी जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, मैदाहा से। ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। पहला, हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण यहाँ से मिले, मृग श्रृंग के जो छल्ले की माला है वो भी यहीं से मिली। और जब हम बात करते हैं पशुवध या फिर भूषण खाना या फिर स्लॉटर हाउस, तो उसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले, मैदाहा से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो साइट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी दमदमा। दमदमा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि दमदमा की लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। 41 यानी कि 41 मानव शवाधान जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा हाथी दांत का जो लटकन है वो यहाँ से मिला। हड्डियों से बने बहुत तरीके के औजार वो भी यहीं से प्राप्त हुए। ये सारी बात है इसके बारे में। इसके बाद सराय नाहर राय की बात करें तो सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो ये साइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सराय नाहर राय। यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्थल है मध्य पाषाण कालीन जहाँ से एक समाधि से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो आपको याद रखना है ये कौन सा है, सराय नाहर राय। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं जो अगली साइट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है आपकी लेखिया, जो कि कहाँ पर है, विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र की जो लेखिया साइट है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए। इतना भर आपको इसके बारे में याद रखना है। और यहाँ पर एक शैलाश्रय क्रमांक 1 था, वहाँ से कितने मिले, 17 मानव कंकाल मिले। सो ये नंबर भी याद रखिएगा और शैलाश्रय क्रमांक जो नंबर 1 है ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। सो अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि भैया जानवर के पीछे हमेशा तो इंसान नहीं भागेगा, कभी तो उसे पशुपालन करना सीखना ही होगा। तो ये मध्य पाषाण काल में ही हुआ। सो मध्य पाषाण काल में ही मानव ने जो है वो पशुपालन की शुरुआत करी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में सेवरल टाइम से पूछा गया है। अब अगर हम 2 साइट्स की बात करें, एक है आपकी आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश की साइट है, दूसरी है आपकी बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा की जगह है। अब ये दोनों साइट्स जो हैं यहाँ से इस बात के प्रमाण मिले कि जो पशुपालन है वो होता था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स आपको याद रखनी है कि आदमगढ़ और बागौर, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम बागौर की बात करें तो बागौर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बागौर से पशुपालन के साथ साक्ष्य मिले। दूसरा, भारत का जो विशालतम मध्य पाषाण काल का वास स्थल है, यानी कि जो रहने की जगह है, वो भी कहाँ से मिली, उसके जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, बागौर से ही मिले। ठीक है, तो बागौर के बारे में आपको ये याद रखना है। ठीक है, बागौर स्थल जो है भारत का विशालतम मध्य पाषाण काल वास क्षेत्र है। अब ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, कौन सी रिवर के किनारे, ये पूछा जा सकता है। तो कोठारी रिवर आपको याद रखनी है, कोठारी नदी। ये जो कोठारी नदी है ये राजस्थान की जो बनास रिवर है उसी की एक सब्सिडरी है, यानी कि उसी की सब्सिडरी नहीं, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, ये सारी बात याद रखनी है। और अगर हम बात करें कि इसका उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन के लिए याद रखना है आपको BN मिश्र को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि किसने करा। सो 1968 से 1970 तक BN मिश्र, इन्होंने इसका पूरा उत्खनन किया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे किसकी, पंचमढ़ी।
के पास में, जो मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, उसके पास में 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए, जिनका नाम क्या है, जम्बू द्वीप और डोरोर्थी द्वीप। ये एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि कौन सी जगह पर ये मिले। तो ये आपको पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की लोकेशन पर। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त जो पाषाण चित्र हैं वो, और जो शैल चित्र हैं, ये मध्य पाषाण युग के घोतक हैं। अब ये जो पूरा लोकेशन रहा है, ठीक है, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की। तो भीमबेटका एग्जैक्टली इसका प्लेस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, रायसेन। ये रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इसका पूरा भीमबेटका गुफाएं हैं, जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और भीमबेटका से जो पाषाण चित्र और जो शैल चित्र प्राप्त हुए, ये मध्य पाषाण युग के हैं। ये अभी हमने देख ही लिया इसको। इसके बाद एक और साइट पड़ती है जो कि आपकी क्या है, महेश्वर। महेश्वर के बारे में आपको याद रखना है, सॉरी साइट नहीं है, ये एक पूरा नगर है महेश्वर। ये एक ऐतिहासिक नगर है और पर्यटन स्थल है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो खारगोन जिला जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। कौन सी रिवर के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे ये है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए, इससे बेहतरीन कंटेंट, इससे रिफाइंड कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप 14 मई का जो आपका PCS का एग्ज़ाम है 2023 का, इसके लिए आप सीरियस हैं, या फिर आने वाले RO के एग्ज़ाम के लिए, या फिर BEO के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको तुरंत ये जो कोर्सेज हैं इसमें एनरोल कराना चाहिए, ताकि ये सारी PDF आपके पास रहे और मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज कर पाएँ। और इस चैनल पर आप हर एक चीज़ यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को कवर अप करना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो जैसे ही मैं मेहरगढ़ बोलूँगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया बलूचिस्तान पाकिस्तान इसकी लोकेशन है, और पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मेहरगढ़ के बारे में वो ये है कि पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो भी कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कौन सा, जो पालतू भैंस है इसके साक्ष्य यहाँ से मिले। इसके बाद अगर हम मैदाहा की बात करें तो मैदाहा के बारे में सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, चौपानी मांडो की एक चीज़ यहाँ पर रह गई है कि चौपानी मांडो जो लोकेशन है ये कहाँ पर है। सो इसके बारे में आपको याद रखना है कि चौपानी मांडो जो है, ये जो साइट है ये कहाँ पर है आपका, ये साइट पड़ती है आपकी इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर। जंगली धान होने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, ये जो फैक्ट है आपको यहाँ पर याद रखना है। और 1967 में BD मिश्र इन्होंने इसकी खोज करी। किसने करी, BD मिश्र ने। 1967 में श्री BD मिश्रा ने इसकी खोज करी। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका पैसरा बिहार। ये जो साइट है इसके बारे में, यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और इसकी खोज किसने करी, विदुला जायसवाल ने 1947 में इसकी खोज की। सो इसके साथ ये हमारा जो मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक का था, ये पूरा यहाँ पर एंड होता है। इस वाले मैप में आप यहाँ पर ईजिली सारी लोकेशंस देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है। सो अभी हमने बात भी करी थी बागौर की, हमने बात करी थी बागौर कहाँ पर है, भीलवाड़ा राजस्थान में ये लोकेशन है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। मैदाहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों कहाँ पर हैं, इलाहाबाद में, ठीक है। लेखिया की बात हम कर चुके हैं, महागारा की बात करें, चौपानी मांडो की बात करें, ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं। अच्छा, लोटेश्वर और रतनपुरा भी ये देख लीजिएगा, ये सारी साइट्स हैं। अब ये जब आपके पास PDF होगा तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। इसके अलावा पैसरा ये कहाँ पड़ता है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, बिहार में। इसके अलावा वीरभानपुर की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो ये सारी साइट्स वगैरह हैं इसकी। सो ये आज हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है जिसमें हमने कवर अप करा है, मतलब पूरा वीडियो यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं मीजोलिथिक एज के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा जिसमें हम बात करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। सो चैनल पर बने रहिए, इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी आपका फीडबैक हो, कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑन, वहाँ पर अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना, ये आपका काम है, इसको तुरंत करिए अगर अभी तक नहीं करा है। और चैनल को अपने
जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ पर शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी यहाँ पर इस बात का बेनिफिट उठा पाएँ इस पूरे PDF का, ठीक है, इस पूरे वीडियोज़ का। जितनी सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो हर किसी का उनको बेनिफिट होगा। सो इसके साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।